ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने इंदिरा गांधी की तरह ही एक गलत और निर्णायक फैसला ले लिया है, लेकिन इससे भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका बना है जिसे वो हरगिज खोना नहीं चाहेगा। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में जब इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट यानी कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से लड़ाई लड़ी, तब उन्होंने निर्णायक रूप से वामपंथ की ओर रुख किया। 1969 में पहले तो गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके बाद 1970 के दशक की शुरुआत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रीवी पर्स भी 1971 में समाप्त कर दिए गए थे। साथ में उन्होंने भारत में समाजवाद के उच्च दिन के रूप में जो जाना जा सकता उसकी नींव रखी। वो 99% इनकम टैक्स वाले दिन थे। गांधी के हाइपर स्टैटिज्म की ओर वामपंथी मोड़ को अब एक गलत मोड़ के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता है, जिसने भारत को लगभग 2 दशक पीछे कर दिया। आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर राज्य के बहुत ज्यादा नियंत्रण को स्टैटिज्म कहते हैं। इंदिरा गांधी ने जब हाइपर स्टैटिज्म की नीति को अपनाया, उसी दौर में पूर्वी एशिया में करिश्मे हो रहे थे। सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का नाटकीय उदय हो रहा था। वो सभी अमीर देश बन गए। गांधी ने 1980 के बाद आंशिक रूप से हाइपर स्टैटिज्म वाले रास्ते से पीछे जरूर हटी। हालांकि वो पीवी नरसिम्हा राव का नेतृत्व था जब भारत ने निर्णायक रूप से मार्केट इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाए। 50 साल बाद ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने उसी तरह का निर्णायक और गलत मोड़ ले लिया है जैसा इंदिरा की अगुवाई में भारत ने लिया था। चीन का प्राइवेट सेक्टर लड़खड़ा रहा है। सिविल सोसाइटी जैसी कोई चीज रही नहीं। शी जिनपिंग अपने पूर्ववर्तियों जियांग जेमिन और हु जिनताओ की तुलना में कट्टर कम्युनिस्ट हैं। जेमिन और जिनताओ अपेक्षाकृत उदारवादी माने जाते थे। 2013 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के महासचिव बने शी जिनपिंग ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्राइवेट सेक्टर पर कार्रवाई तेज हो चुकी है, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों या घरेलू चीनी कंपनियां। सबसे चर्चित मामला अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के साथ अपमानजनक व्यवहार का है। लेकिन शी जिनपिंग का ताजा निशान प्रॉपर्टी डेवलपर है। सच है कि हर कार्रवाई में अपने आप में कुछ औचित्य हो सकता है। अलीबाबा और अलीपे पर कुछ नियामक कार्रवाई संभवतः जरूरी भी रही होगी। भारत की एडुटेक कंपनियों को अपने चीनी समकक्षों के अनुभव का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर शी जिनपिंग का शासन चीन को पीछे ले जा रहा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के जरिए संचालित है, न कि उस डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जिसने उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज पहनाया। प्राइवेट कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब नंबर फॉक्सकॉन का है, जो दुनिया में आईफोन की सबसे बड़ी निर्माता है। चीन के लिए हालात भी अब अनुकूल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उसकी आबादी 2022 में पहली बार घट गई, इसलिए इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मार्केट एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करके अमेरिका को कभी पार नहीं करेगा। पोर्टफोलियो निवेशकों को चीन पर लंबी अवधि के अधिक वजन को सही ठहराना तेजी से कठिन होता जा रहा है और पोर्टफोलियो निवेश कैलेंडर वर्ष के लिए नकारात्मक हो सकता है। विदेशी कंपनियां चीन में फिर से निवेश करने के बजाय लाभ को वापस लेना चुन रही हैं। हाल में छपे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख के अनुसार विदेशी कंपनियों ने पिछली 6 तिमाहियों में चीन से 160 अरब डॉलर वापस निकाला है। खास बात यह है कि चीन ने तीसरी तिमाही में नकारात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई देखा। इनफ्लो के मुकाबले आउटफ्लो 11.8 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। इन सबसे भारत कैसे फायदा उठा सकता है? मोटे तौर पर जैसे जैसे चीन की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, भारत को अपना खेल बढ़ाना होगा। चिंता की बात यह है कि अप्रैल-जून 2023 में भारत में एफडीआई 34% घटकर 10.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 16.6 बिलियन डॉलर थी। इस हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी शिखर वार्ता की पूर्व संध्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया कि अमेरिका चीन की हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए इच्छुक था। भारत को चाइना +1 रणनीति का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिशों को तेज करना चाहिए। आईफोन 17 का बेस मॉडल भारत में बनेगा, यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर है। एप्पल और टेस्ला जैसे हाई प्रोफाइल निवेशकों को आकर्षित करना काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए उनसे बातचीत आगे चल भी रही है। चीन की विचारधारा से पैदा हुआ ठहराव भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसे वो चूक नहीं सकता है। भारत की नियामक कार्यवाहियों के बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिसे सुधारने की जरूरत है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के हाई प्रोफाइल मुद्दे हल किए जा सकते हैं, लेकिन टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जांच एक मुद्दा बना हुआ है। भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में शामिल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ईडी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को टैक्स नोटिस भेजे हैं। बेशक भारत को वैध करों को इकट्ठा करने का अधिकार है, भारत को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती खटास का लाभ उठाने के लिए भी एक रणनीति तैयार करनी चाहिए।
अमेरिकी सरकार ने एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में सहयोग को बाधित करने का कदम उठाया। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चीन सहयोग में तेजी से गिरावट आई है। सप्लाई चेन के मामले में भारत को मौजूदा स्थितियों का भरपूर दोहन करना चाहिए। ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है कि हम हमेशा चीन के लिहाज से ही सोचें। हमारे अपने तौर तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हर देश का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, अपनी भौगोलिक स्थितियां होती हैं, इसके आधार पर देश तरक्की करते हैं। लेकिन भारत का मॉडल जो है वो चीन के समकक्ष इसलिए माना जाता है, संभावनाएं एक जैसी है। चीन इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी संभावनाओं को पूरी दुनिया देख पाई और चीन ने उनको पूरा भी किया है। चाहे वो लेबर के लिहाज से हो, प्रोडक्शन के लिहाज से हो, अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिहाज से हो, अपने खुद के मार्केट को और अपनी इंटरनल परेशानियों को दूर करने के लिहाज से हो, कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिहाज से हो। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिनको थोपा है ज़बरदस्ती अपनी जनता पर चीन ने, तो वो उसके लिए एक नकारात्मक बिंदु भी देखने को मिलता है। भारत की अपनी स्थितियां, ऐसा नहीं है कि भारत ने तरक्की नहीं की, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब एक ऐसा फेज आ गया है जहां पर कई आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की इस आर्थिक प्रगति को नहीं रोक सकता। अगर इतने सुअवसर है तो भारत को फिर एक रैपिड ग्रोथ करना चाहिए और उसमें क्या क्या किया जा सकता है और कैसे अवसर बन रहे हैं वो जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है।